Hello everyone. Today we will start our chapter of issue of shares. So, what will you learn in this chapter? By the end of this video, you will be able to understand what is company, what are the features of a company, kinds of company, shares, share capital, types of shares, disclosure of share capital. So, let us start with what is a company. A company is a voluntary association of persons formed through the process of law for the purpose of carrying some business. मतलब एक कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जो हम मिलकर बनाते हैं किसी लॉ के प्रोसेस से फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग सम बिजनेस, किसी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए हम ये कंपनी फ्रेम करते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेने, a company is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. This definition is having all the characteristics of a company. First of all, it is saying us that it is an artificial person. तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि एक पर्सन जिसको कानून ने बनाया है. इट्स नॉट कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है. इट वर्क्स एज अ पर्सन विच इज फ्रेम्ड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ. क्योंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर इसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि इसका एक अलग वैधानिक अस्तित्व होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है. ये एक अलग इसका वजूद है, लीगल एंटिटी है. विद ए परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल गो फॉर एवर. मतलब कंपनी के मेंबर्स बदलने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता. एक मेंबर जाता है, एक आता है, बट कंपनी एज इट इज रहती है. एंड अ कॉमन सील. आप जब भी कहीं किसी फर्म से, किसी कंपनी से डील करते हैं तो आप देखते हैं उनकी एक स्टैंप लगती है. जैसे हम किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को तब वेरीफाई करते हैं जब उसके ऊपर सिग्नेचर हो, तो यहां पर सिग्नेचर की जगह कंपनी की क्या लगती है? स्टैंप. तो दैट इज नोन एज कॉमन सील. तो कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट जो होगा वो कब ऑथेंटिक माना जाता है? जब उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगती है. तो कंपनी क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. What are the features of a company? सबसे पहले हमने लिखा सेपरेट लीगल एंटिटी. अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी. कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है. इसको हम आगे भी पढ़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स, कि अगर आपने किसी कंपनी के 2000 शेयर जो कि 10 रुपए का एक है 20,000 के लिए हुए हैं, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 20,000 तक बनती है उस कंपनी के लिए. कॉमन सील, आई टोल्ड यू कि जो सिग्नेचर स्टैंप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन सील. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप. मैनेजमेंट और ऑनर जो हैं वो अलग अलग होते हैं. यानी कि कंपनी के ऑनर्स कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं. लेकिन आप देखिए कि शेयर होल्डर्स तो सारे जगह पर इधर उधर फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, जबकि कंपनी मैनेज कोई और कर रहा होता है. तो मैनेजमेंट और ऑनरशिप जो है वो सेपरेट है. सो लेट अस सी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अ कंपनी. सबसे पहले हम लिखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं हम. जॉइंट स्टॉक कंपनी में पहली फॉर्म है हमारी अनलिमिटेड कंपनी. देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आगे फिर से हमारी प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन कंपनी के तरह से फॉर्म की जाती है. ठीक है, इसको डिटेल में करते हैं. सबसे पहला हमने फॉर्म किया अनलिमिटेड कंपनी.
तो अनलिमिटेड कंपनी क्या है? सेक्शन 292 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताता है हमें कि अनलिमिटेड कंपनीज वो कंपनी है जिनकी कोई लिमिट नहीं होती लायबिलिटी की। यानी कि जब कंपनी बंद होने पर आती है तब इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको वो सब देना पड़ता है जो भी कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन पेंडिंग होती है। उनकी लायबिलिटी में कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10,000 देना था वो तो 10 ही देंगे या 20 देना था तो 20 ही देंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 221 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो ये बताता है कि जब किसी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी उनके फिक्स हो जाती है एक अमाउंट जितनी की वो गारंटी देते हैं या वो कहते हैं कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे अगर कंपनी बंद होने की कगार पर आती है तो उसे हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Then it is company limited by shares. Company limited by shares, section 222 of the Companies Act 2013. A company in which the liability of each member is limited to the extent of face value of the shares held by him. जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि अगर आपने 2000 शेयर लिए हैं, 10 रुपए का एक है, तो आपसे 20,000 से ज्यादा नहीं मांगा जाएगा। ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देन था हमारा प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताती है कि प्राइवेट कंपनी वो है जो रिस्ट्रिक्ट करती है द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी कि इनके शेयर्स को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। देन इट इज limits the number of its member to 200. इसके मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि 200 से ज्यादा मेंबर्स हम इसके नहीं रख सकते। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, और ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती कि आप आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। The name of any private company must end with the word private limited. आपने देखा होगा कंपनीज के आगे लिखा होता है so and so private limited, तो private limited जिसके आगे लिखा है that means that company is a private company. तो private company अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करती, इसके लिमिट होती है नंबर ऑफ मेंबर्स की, और ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। ओके, सो पब्लिक कंपनी क्या है? वेरी सिंपल, इट इज द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। ये सेक्शन 271 में लिखा गया है कि पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर नॉट प्राइवेट कंपनीज। ऑल द अबव रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट इम्पोज्ड ऑन सच कंपनीज। जो हमने पिछली स्लाइड में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी हैं वो पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी कैटेगरी जो नई कैटेगरी है वो कौन सी है? वन पर्सन कंपनी। सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है कि only a natural person who is an Indian citizen and resident in India, which means that they stayed in India for more than 182 days during the immediately preceding one calendar year. यानी कि वन पर्सन कंपनी कौन खोल सकता है? जो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, जो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और क्या कंडीशन है? shall be eligible to incorporate a one-person company, shall be a nominee for the sole member of a one-person company. OPC, that is one-person company, is suitable only for small businesses. OPC can have maximum paid-up share capital of rupees 50 lakhs, यानी कि शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, और इनकी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज्यादा होती है तो इस ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। वन पर्सन कंपनी के मेंबर कौन हो सकते हैं? वन पर्सन कंपनी कैन हैव मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ वन मेंबर ओनली, तभी तो हम इसको वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। A minor shall not be eligible to become a member or nominee of the one person company or can hold share with beneficial interest. Minor को हम इसका member नहीं बना सकते।
ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन रेजिडेंट, ऑलरेडी बता दिया आपको। उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन पर्सन कंपनी? मिनिमम एक शेयर होल्डर हो, मिनिमम एक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर कैन बी द सेम पर्सन, मिनिमम वन नॉमिनी होगा, नो नीड ऑफ एनी मिनिमम शेयर कैपिटल, letters OPC to be suffixed with the name of OPCs to distinguish it from other companies। जैसे हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है, ऐसे ही OPC वर्ड लगाया जाता है जो भी कंपनी वन पर्सन कंपनी के स्टेटस में खुलती है। अब बात करते हैं शेयर्स क्या होते हैं। एक कंपनी collects capital by inviting the public to buy its shares through a document known as prospectus. The capital is usually divided into different units which definite value called shares. Section 246 of the Companies Act defines a share as a share in the share capital of a company and includes stock except where a distinction between stock and share is expressed or implied. अब शेयर्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर कंपनी की कैपिटल 2 लाख रुपीस है और कंपनी के पास मान लीजिए 20,000 शेयर्स हैं, तो 20,000 शेयर्स जो कि एक शेयर यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी? दैट कम्स टू 10 रुपीस। तो 10 रुपीस का अगर कंपनी का एक शेयर है और कंपनी 20,000 शेयर इशू कर रही है, तो 20,000 गुना 10 जो 2 लाख आएगी वो उसकी क्या आएगी? शेयर कैपिटल। तो जितनी कैपिटल उसको चाहिए और जितना उसको एक शेयर का वैल्यू रखना है, यानी कि अगर उसको 2 लाख की कैपिटल चाहिए और उसने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए रखी है, तो कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 20,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। सो ए शेयर में बी अंडरस्टूड एज एन इंडिविजुअल पार्ट or a singular unit into which the total share capital of a company is divided। कि जैसे हमने अभी बताया कि 2 लाख की अगर शेयर कैपिटल है और हमने अगर 10 रुपीस का एक शेयर लिया है, तो हमने कितने में डिवाइड कर दिया उसको? 20,000। तो शेयर्स आर यूज्ड टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड ईच शेयर कॉन्स्टिट्यूट्स ए यूनिट ऑफ ऑनरशिप, यानी कि 20,000 जितने भी लोगों के पास ये 20,000 शेयर जाएंगे वो सब के सब कंपनी के क्या कहलाएंगे? ऑनर्स कहलाएंगे। A share represent a part of the share capital of the company. For example, company ABC has a share capital of 50 lakhs divided into 5 lakh shares of rupees 10 each, and Mr. Naveen is in possession of 6,000 shares. Then he has a share of rupees 60,000 in the share capital of the company. यहाँ पर हम शेयर की बात क्या कर रहे हैं कि मेरा कंपनी में कितना शेयर है। तो मान लीजिए कोई सो एंड सो मिस्टर नवीन है जिसने किसी कंपनी के 6,000 शेयर ले रखे हैं और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीस का। तो वो कहेगा कि मेरा कंपनी के शेयर कैपिटल में 60,000 रुपए का शेयर है। ओके, नाउ व्हाट इज शेयर कैपिटल? A company raises its capital by issuing its issue of shares to finance and carry out its business. The memorandum of association, which lays down the foundation of the company, contains the amount of capital with which the company decides to register। यानी कि ये पहले से डिसाइडेड होगा कि एक कंपनी कितने में रजिस्टर होगी and the members of shares into which it is to be divided, और कितने मेंबर्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। It constitutes the basis of the capital structure of the company. When total capital of the company is divided into shares, then it is called the share capital। वो पिछली स्लाइड में भी मैंने बताया आपको कि अगर मान लीजिए 50,000 शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है, तो 5 लाख की कैपिटल हो गई। 50,000 शेयर हैं, 100 रुपए का हो गया, तो 50 लाख की कैपिटल हो जाएगी। So let us talk about types of shares: equity shares and प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आगे हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, participating preference shares, non-participating preference shares. On the basis of convertibility, convertible preference shares and non-convertible preference shares. इनको डिटेल में देखते हैं आगे। सबसे पहले है कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं।
इक्विटी शेयर्स जो भी कंपनी हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, उनके वो शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस नहीं है। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर्स जो हैं वो हैं जो ऑर्डिनरी हैं और जिनको किसी भी तरह की प्रेफरेंस नहीं दी गई विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ कैपिटल। There will be no fixed rate of dividend to be paid to the equity shareholders and its rate may vary from year to year. Vary कर सकता है. The rate of dividend is determined by the directors of the company. Preference shares. Preference shares are those which have some preferential rights over the other types of shares. A share to be preference must have two preferential rights. Preference shares होने के लिए दो तरह के अधिकार होना जरूरी है. पहला कि जब डिविडेंड पे करती है कंपनी तो पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है कि उनको डिविडेंड मिले और इक्विटी शेयर्स को उनके बाद दिया जाता है. इसी तरह से जब कंपनी बंद होने की कगार पर आती है, कंपनी लिक्विडेट होती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले कैपिटल की वापसी होती है और बाद में बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की. बेस्ड ऑन डिविडेंड हमने अभी बात की थी कि दो तरह के होते हैं, एक है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनकी अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए और कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो उनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है और वो बाद में हम पे कर देते हैं. और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके ऊपर डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता और जब कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो अगले साल वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, अगले साल का ही डिविडेंड मिलेगा, पिछला नहीं मिलेगा. यानी कि एरियर्स जुड़ते नहीं हैं यहाँ पर. बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं कि जैसे हमारे पास कंपनी लिक्विडेट हो रही है, हमने पेमेंट बची, हमने पहले दे दी प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद दे दी इक्विटी शेयर्स को, उसके बाद भी पैसे बच गए, तो उसमें भी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई शेयर है, उनको लेने का हक है, तो उसे हम कहेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. और नॉन पार्टिसिपेटिंग किसको बोलेंगे कि जिनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल गया एंड दैट्स इट, उसके बाद जो भी बचा वो किसका है, वो इक्विटी का है. कोई सरप्लस इक्विटी को देने के बाद भी बच जाए तो उसमें भी प्रेफरेंस शेयर्स का कोई राइट नहीं है. बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स हैं जो बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जबकि नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. देन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, हम दिखाते कैसे हैं बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाया जाता है. एक हमें दिखानी होती है अथोराइज्ड कैपिटल. ये क्या है, ये वो नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल है जिससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती. इट इज डिस्क्लोज्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इससे ज्यादा कंपनी अपने लाइफ टाइम में शेयर इशू नहीं करती, उसको हम बोलते हैं अथोराइज्ड शेयर कैपिटल. देन जितना पार्ट अथोराइज्ड कैपिटल का पब्लिक को ऑफर किया जाता है उसे हम कहते हैं इश्यूड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड क्या है, जितना पब्लिक ने ले लिया, यानी कि जितना पब्लिक ने अप्लाई कर दिया कि आप हमें दे दीजिए, तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ये कम भी हो सकती है इशूड से, ये ज्यादा भी हो सकती है. कॉल्ड अप कैपिटल, जो शेयर कैपिटल की वैल्यू, फेस वैल्यू होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, हम उसको सारा कई बार इकट्ठा नहीं मंगाते, अलग अलग पार्ट्स में मंगाते हैं. तो जितना कंपनी मंगा लेती है उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं और जितना पार्ट मेंबर्स ने पे कर दिया है उसे पेड अप कैपिटल कहा जाता है. और एक आती है हमारी रिजर्व कैपिटल. जैसे मैंने कहा कि 10 रुपए का पार्ट 8 रुपए हमने मंगा लिया, 2 रुपए हमने नहीं मंगाए, तो जो पार्ट हमने नहीं मंगाया उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल. और ये कब मंगाया जाता है, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रही या प्रेफरेंस और इक्विटी के डिस्पैरिटी को दूर नहीं कर पा रही. इन चीजों को हम डिटेल में समझेंगे बाद में. तो रिजर्व कैपिटल कौन सी है, जिसको कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया लेकिन उसको रखा है अपने पास कि जब जरूरत पड़ेगी वाइंडिंग अप के टाइम तब हम इसको मंगवा सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.